This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक कृष्ण नवमी दिनांक 29 नोव्हेंबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय 3 जनपदध्वंस शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। भवति छात्र तदा त्वेषानुबन्धे वा यस्य स्यात् अशुभं फलं कर्मणस्तन्न कर्तव्यम् एतद् बुद्धिमतां बता। तो तात्काल या दीर्घकाल में जिसका अशुभ फल हो इस प्रकार का कर्म जिस कर्म का इस प्रकार का अशुभ फल हो तन्न कर्तव्य वो कर्म नहीं करना है एतद् बुद्धिमतां बता। ये बुद्धिमान लोगों का मत इस प्रकार का। तो ये बहुत अहम इस प्रकार का मुद्दा है कि लोग तात्कालिक ज्यादा सोचते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। अगर तात्काल कुछ अशुभ हो जाता है तो हम समझ पाते हैं कि ये अशुभ हो रहा है इसलिए इससे दूर होना है। लेकिन जो दीर्घ काल में अशुभ फल देने वाला है उसके बारे में पता नहीं लगता, काफी दिनों के बाद पता लगता है और फिर उसको छोड़ना काफी मुश्किल भी हो जाता है। ये धवल क्रांति या हरित क्रांति ये अच्छा उदाहरण है इसका। ऑपरेशन मिल्क फ्लड ये जो लॉन्च किया गया और संकर हमारे देसी गायों का किया गया और उसके जरिए जो गाय 2-2.5 लीटर दूध देती थी वो 30 लीटर दूध देने लगी। ये सो कॉल्ड मिल्क इस प्रकार का था, तथाकथित दूध था, लेकिन पूरा विश्व का समाज इसमें बह गया और अभी उसके बाद में संशोधन होकर ये एवन मिल्क जो है संतुलित गाय का दूध ये कैंसर ऑटिज्म जुवेनाइल डायबिटीज के लिए कारण है ये पता चला। तो फिर न्यूजीलैंड में पहली मूवमेंट शुरू हुई और अभी पूरे विश्व भर में फैल रही है कि A1 से छुटकारा पाके फिर से A2 मिल्क की तरफ जाए। लेकिन इस कर्म का इतना बड़ा अशुभ फल इतने देर के बाद मिलेगा ये उस समय में किसी ने सोचा नहीं था। सो कॉल्ड मिल्क मिल रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में 10 गुना ज्यादा मिल रहा है तो क्या करने में मतलब कोई हानि नहीं है ऐसा ही उसी तक सभी ने सोचा। उसी प्रकार से जो हरित क्रांति हुई और संकरित बीज आ गए हैं और केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स आ गए हैं और 14-14 बरस तक
ज्यादा उत्पादन सो कॉल्ड मिलने लगा। खर्चा भी बढ़ा लेकिन उत्पादन भी बढ़ा, तो उसमें भी किसान बह गए। और न केवल किसानों का बल्कि सभी विश्व का इसमें नुकसान इस प्रकार का हो गया। हम कभी भी अपने आहार में जहर नहीं मिला रहे थे, ये बात इससे शुरू हुई। और आहार में रेगुलर रूप से जहर मिलाना, इस प्रकार का काम शुरू हुआ। तो किसी ने इस प्रकार से सोचा भी नहीं था कि इतने गहरे परिणाम इसके देर से आएंगे। जो एक कार्सन करके विदुषी थी अमेरिका में, उसने काफी प्रयास किया था डीडीटी के बारे में कि ये हानिकारक है और पर्यावरण का नाश करने वाला है। उसने सब पुरावे देकर उसको सिद्ध किया था, फिर भी उसकी बात मानी नहीं गई उस जमाने में। बाद में अमेरिका में कमीशन बैठा और फिर उसके ऊपर रिसर्च हुआ और तो पता चला कि वो कह रही थी वो सही थी। और फिर अमेरिका में कायदे कानून लागू हो गए, पेस्टिसाइड्स का कितनी हद तक प्रयोग करना है वगैरह। भारत जैसे देश में इन सभी नियमों को ठुकरा कर बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग अभी भी हो रहा है। लोग ऐसा समझते हैं कि ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, कीट नहीं होंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ये मूर्खता है। लेकिन ये चल रहा है इस प्रकार से। और सरकार भी सब्सिडी देती है केमिकल पेस्टिसाइड्स के फर्टिलाइजर्स के लिए। अभी फिलहाल पार्लियामेंट में ये जीरो बजट फार्मिंग का जिक्र किया गया पिछले बरस में। और अभी उसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बहुत अधूरा इस प्रकार का प्रयास है। तो अनुबंध में इस प्रकार का होना, ये समझने के लिए काफी समय बिताना पड़ता है और काफी देर के बाद उसके बारे में पता चलता है कि ये गलत कदम उठाया गया। पूरे पर्यावरण का नाश इससे होने लगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति का ये मत है कि इस प्रकार से नहीं करना है। और जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उदय हुआ है और सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स ये पॉसिबल हो गया है, बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और प्राइस बहुत ही कम उसकी हो जाती है वगैरह वगैरह। प्रयोग करने में आसान है, प्लास्टिक नायलॉन ये सब उसी से निकले हुए हैं। तो इन सभी के बारे में मूल रूप से सोचना चाहिए कि ये सही कदम है या नहीं है इस प्रकार से। और निसर्ग की हानि करने वाली कुछ भी चीज हमें चाहे कितनी भी अच्छी लगे, लेकिन नहीं करनी है, यही वास्तव इस प्रकार का रहेगा। अल्पोदक द्रमो यस्तु प्रभाता प्रचुरा तभात नियस्य जांगलो देशा स्वल्परो गतमो। पानी जिसमें कम है, उदक पेड़ पौधे भी कम है, प्रवात और प्रचुरात बहुत सारा सारी धूप है, वो जंगल देश है। और स्वल्परोगतम, इसमें कम से कम बीमारियां इस प्रकार की होती है। ये राजस्थान इस प्रकार का देश है, जंगल देश है। और वहाँ का आयुर्मान अच्छा है। अभी ये खेती में बिगाड़ होने के कारण पंजाब में काफी हलचल मची और वहां से राजस्थान का एक निःशुल्क उपचार करने वाला कैंसर का अस्पताल है, वहां लोग ट्रेन से भर भर के आ रहे हैं। प्रचुरोदक वृक्षो यो निवातो दुर्लभा तपः अनुभो बहु समसाधारण। जिसमें पानी वृक्ष बहुत ज्यादा है, निवात है, दुर्लभ आतप सूर्य किरण मिलना मुश्किल इस प्रकार का है। अनुप, वो अनुपदेश है, बहुदोष, इसमें दोष ज्यादा इस प्रकार के हैं। तो आसाम वगैरह ये जो भूभाग है, ये अनुप कहने लायक इस प्रकार का है।
और श्लीपज जैसा व्याधि अनुप्रदेशों में ही पाया जाता है। तो योगो जोशी का कहना था कि अगर हमें पुणे में कोई श्लीपज का मरीज दिखता है तो उसको पूछेंगे तो पता चलेगा कि वो मूल आसाम से ही है, इस प्रकार से। और ये बात सही भी थी इस प्रकार से। तो वो अनुपदेश से ही होते हैं, ऐसा थोड़ा सा इसमें रहेगा। समझ साधारणो मतः, समदेश जो है वो साधारण साधारण जो है वो सम है, इस प्रकार से। पुणे सौभाग्य से समदेश में आता है, साधारण देश में आता है। तत्र श्लोकः पूर्वरूपाणि सामान्या हेतवः स्वस्वलक्षणाः देशोध्वंसस्य वैशिष्ट्यं हेतूनां मूलमेव च। तो पूर्व रूप क्या है? सामान्य हेतु अपने अपने लक्षण, जैसे कि वात दुष्ट पित्त, ये जल दुष्ट वगैरह के लक्षण। देशोध्वंसस्य भेषजम हेतूनां मूलमेव च। देशोध्वंस का भेषज क्या है और उनका मूल कारण क्या है? प्राग विकार समुत्पत्ति आयुष्य क्षय क्रम। पहले विकारों की निर्माण का कैसा हुआ और आयुष का क्षय का क्रम किस प्रकार का है। मरण प्रतिभूतानाम काला काल निश्चय, और मरण के बारे में काल अकाल, इसके बारे में निश्चय, ये सब विमान स्थान में बताएगा। यथा च अकाल मरणम तत् यथा युक्तं च भेषजम सिद्धिं यात्यौषधम येषां न कुर्यात् येन हेतुना। तो अकाल मरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का औषध देना चाहिए। सिद्धि में आती, जो सिद्ध हो जाता है, न ये शाम न कोरियात, ये नहीं तुम, जिनको औषध नहीं देना है और किन कारणों से नहीं देना है, ये सभी बातें तदा त्रयोग निवेशाय निखिलम सर्वमुत्तमः। तो अत्रेय ने अग्निवेश को ये सभी बातें बताई। सर्वमुत्तमः देशोध्वंस निमित्तीय विमान है मुनिसत्तमा। ये देशोध्वंस निमित्तीय ये जो विमान है, इसमें मुनिसत्तम तो श्रेष्ठ मुनि इस प्रकार के हैं। उस अत्रेय ने अग्निवेश को ये सब बताया। अभी यहाँ फिलहाल परिस्थितियां ऐसी है जो कुछ गुरु सूत्र होते हैं, कुछ शिष्य सूत्र होते हैं, कि कभी कभी गुरु अपने आप शिष्य को कह देते हैं कि ये इस प्रकार की स्थिति है, तो इसके बारे में समझ लो। कभी शिष्य प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसा है, इसे कितने भेद है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, वगैरह वगैरह सब बातें मुझे बता दो, इस प्रकार से। तो ये दोनों तरीके से चला आ रहा है। अभी जमदग्नि के यहाँ छात्र इकट्ठा होते हैं, छात्र सवाल पूछते हैं और जमदग्नि उत्तर देता है। तो ये शिष्य प्रश्न के अनुरोध से ही उत्तर इस प्रकार के हैं। गुरु खुद अपने तरीके से बोले, ये भी एक आवश्यक है कि ये विषय मुझे लोगों तक पहुंचाने हैं, इस प्रकार से। और मैंने काफी बार जिक्र किया था कि तुम मूल सूत्रों को ही पढ़ो और उसका विवरण करो लेकिन हुआ नहीं है आज तक इस प्रकार से। तो मूल सूत्रों को पढ़ते रहेंगे तो गुरु ने अगर कुछ बातें कही है उसके ऊपर आधुनिक गुरु जो है, अभी के गुरु जो है, वो अपने तरीके से कुछ बता सकते हैं। शिष्य कुछ सवाल पूछ सकते हैं, उनका जवाब भी देना है, जैसे हमारे यहाँ अभी चलता है। मेरे ध्यान में अगर कोई बात आती है उस सूत्र को पढ़ने के बाद, तो मैं बता देता हूँ, कोई अनुभव हो, कोई विचार हो उसके पीछे। और जब शिष्य सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देता हूँ। तो ये दोनों तरीके से होना, ट्रैफिकिंग होना जरूरी है, न केवल गुरु से, न केवल शिष्य से दोनों को एक दूसरे से इस प्रकार से वार्तालाप करना जरूरी, इस प्रकार का है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते विमानस्थाने जनपदोद्भवसनीय विमानं नाम तृतीयोऽध्यायः। ते तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चतुर्थोऽध्यायः अथास्तु त्रिविधरोग विशेष विज्ञानीयं विमानं व्याख्यास्यामः। तो त्रिविध रोग के विशेष विज्ञान के बारे में ये विमान बताते हैं।
तेषां विशेषः यथा ज्ञातव्यस्तदुपदेष्टुं त्रिविधरोगविशेषविज्ञानियो विधीयते। त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति, तद् यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम् अनुमानं च। तो 3 प्रकार का रोग विशेष विज्ञान होता है, एक आप्तोपदेश, दूसरा प्रत्यक्ष और तीसरा अनुमान। अब इसके बारे में काफी बहस होती रहती है। इसमें आप्तोपदेश पहला कहा गया है और अभी लोगों का कहना है कि आप्तोपदेश नाम की कोई चीज है नहीं इस प्रकार से। प्रत्यक्ष और अनुमान यही सही है। मैंने विष्णु जोगड़ेकर की एक ऑडियो क्लिप सुनी थी जिसमें उसने काफी बहस इसके ऊपर की थी और जो प्रयोगों से सिद्ध हो उसी को हमें मान लेना चाहिए। आप्तोपदेश होता नहीं है इस प्रकार का उसमें बयान था। पदार्थ विज्ञान के बारे में कोई उसकी लेक्चर सीरीज चल रही थी। मैंने संयोग से एक ही व्याख्यान सुना उसका, वो भी पूरा नहीं सुना। फिर भी इससे गलतफहमियां निर्माण हो सकती है। आप्तोपदेश को इतना महत्व क्यों है, ये एक अहम मुद्दा है। वैसे 11वें अध्याय में इसके बारे में बहस हो गई होगी कि येषां त्रिकालम् अमलं ज्ञानम् अव्याहतं सदा रजस्तमोभ्यां निर्मुक्ता तत्त्वज्ञानबलेन ये येषां त्रिकालम् अमलं ज्ञानम् अव्याहतं सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम् असंशयं सत्यं वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यं नीरजस्तमाः। तो उनमें रज और तम का अंश है ही नहीं, उससे विमुक्त हो गए हैं, तो झूठ क्यों बोलेंगे? तो झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सबसे अहम है और इसीलिए ग्रंथों का महत्व है। एक अजीब तरीके से अर्थ वेणुमाधव शास्त्री जोशी ने बताया था कि दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित रोगे, इस सूत्र के बारे में दर्शन का सामान्य अर्थ दिया जाता है कि चक्षु इंद्रिय से परीक्षा करे, स्पर्शन स्पर्श से परीक्षा करे और बाकी जो है वो प्रश्न परीक्षा से पूछे। इस प्रकार से आमतौर पर यही अर्थ किया जाता है। फिर शब्द श्रवण वगैरह जो है, उसके बारे में कैसे कहें? इसमें आगे आएगा कि रस का केवल ज्ञान जो है आतुरगत, वो अनुमान से करे या रोगी को पूछ कर करे, बाकी जो इंद्रिय है उनके द्वारा उसका ग्रहण करे। तो आंत्रपूजन, हृदय ध्वनि वगैरह जो है उसका ज्ञान हमें श्रवण परीक्षा से करना है। तो दर्शन और स्पर्शन दो ही कहे गए, श्रवण परीक्षा के बारे में कुछ बताया नहीं, गंध परीक्षा के बारे में बताया नहीं, लेकिन आगे गंध परीक्षा भी बताई। तो ये उपलक्षण मानते हैं। और व्यापक अर्थ लेते हैं कि जिन जिन इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण कर सकते हैं आतुर के बारे में, वो ग्रहण करें। दर्शन स्पर्शन ये मुख्य है, इसलिए उनके बारे में जिक्र किया। नहीं तो दर्शन स्पर्शन आदि यही इस प्रकार से करते, वो भी नहीं किया। दर्शन स्पर्शन स्पर्श ने ही प्रश्न डाल दिया, बाकी इंद्रियों के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया इस प्रकार से। तो वेणुमाधव शास्त्री जी का कहना था कि अगर हमें ये उपलक्षण मानना है और उसमें बाकी इंद्रियों का भी ग्रहण करना है, तो दर्शन शब्द का अलग अर्थ लेकर केवल स्पर्शन परीक्षा ये रखेंगे और उसमें बाकी सब इंद्रिय संभालेंगे। दर्शन का अर्थ एक अर्थ शास्त्र भी है, ऋषि दर्शनात्, इस प्रकार की व्युत्पत्ति की जाती है कि दर्शन होने के कारण उनको ऋषि कहते हैं। वेद वांग्मय जो है वो ऋषियों को दिखाई दिया, ऐसा उनका कहना, तो इसलिए उनको ऋषि कहते हैं। और इसलिए वेद प्रामाण्य मानने वाले कुछ पक्ष है, ये 6
पक्ष जो है न्याय सांख्य वेदांत ये वेद वाक्य प्रमाण इस प्रकार के मानने वाले इस प्रकार के और जैन जैन बौद्ध चारवाक ये वेद प्रमाण अस्वीकार करने वाले इस प्रकार। अब जिनके लिए वेद का प्रमाण है वेद प्रमाण है उनके लिए सभी जो ज्ञान आता रहेगा वो वेदों से आता रहेगा। आयुर्वेद भी अगर उपवेद है तो उसके संहिताओं में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो वेद वाक्य जैसा है, इसलिए हमारे लिए आप्त प्रमाण इस प्रकार। अब बातें ऐसी हो सकती है कि मिसप्रिंट हो सकते हैं ये प्राचीन परंपरा रही है तो हस्तलिखितों की परंपरा रही है, उसमें अशुद्धियां घुस जाती है तो फिर उनको दूर करना जरूरी है। अगर गलत ही हम सोच रहे हैं तो तकलीफ उससे हो सकती है और यथार्थ ज्ञान उससे नहीं होगा, लेकिन ये बहुत कम है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि एक हस्तलिखित से दूसरे हस्तलिखित में कॉपी करते हुए 3% अशुद्धियां घुस जाती है, ये सामान्यतः प्रमाण है। और हस्तलिखितों का आयु करीबन 500-600 बरस इस प्रकार का होता है। तो अभी चरक का काल अगर हम 3000 ईस्वी सन पूर्व 1000 या 3000 बरस पहले इस प्रकार का मानते हैं, उससे भी पुराना हो सकता है लेकिन कम से कम इतना तो मानना चाहिए। तो हस्तलिखितों की छठी सातवीं पीढ़ी अभी होगी और इस हिसाब से करीबन 15% अशुद्धियां उसमें घुस गई होगी, ऐसी स्थिति है। यादव चतुर्कम आचार्य ने जो संपादन किया चरक संहिता का संहिता उसमें उन्होंने अपने मन से अपने बुद्धि से कुछ नए सूत्र या सूत्र में परिवर्तन किया, नए सूत्र डाल दिए, क्योंकि किसी भी हस्तलिखित में वो मिलते नहीं। केरिन करिन प्रेसेंडांस ये जो ऑस्ट्रिया में स्थित विदुषी है संस्कृत की, उसने चरक विमान स्थान का क्रिटिकल एडिशन निर्माण किया और भारत और विदेशों से करीबन 50-55 हस्तलिखित कॉपियां उपलब्ध कराई और हर सूत्र के हर अक्षर को पढ़ना और कंपेयर करना ये काम है। ये केवल संस्कृत की दृष्टि से ही देखते हैं और उनका मतलब होता है ओरिजिनल टेक्स्ट को ढूंढ निकालना इस प्रकार से। तो 5 बरस उनको केवल इन 8 अध्यायों के लिए लगे। फिर भी अभी वो पब्लिश हुआ है नहीं हुआ है मुझे मालूम नहीं। मुझे किसी ने बताया कि तुम जो स्कंद कोश का काम कर रहे हो वो एक्चुअली हो चुका है तुम ये दोबारा कर रहे हो। मैंने कहा तो कहाँ पे हो चुका होगा, तो मुझे दंडवती के बारे में बताया गया डब्ल्यू दंडवती करके वैद्य थे और वो एक्चुअली पदपाठ कर रहे थे, स्कंद कोश से कोई संबंध नहीं था। तो मैं इसमें उनको मिला, उनसे वो कार्य समझ लिया और उनको मैंने कहा कि आप कंप्यूटर पर काम करो, ये मैन्युअली करने की चीज है ही नहीं। पहले वो मानते नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया उन्होंने काफी प्रयास इसी आरेस में किए कि वो दखल अंदाजी ले उनके काम की, हुआ नहीं, वो वैसे ही चल से। अब काम का क्या हुआ मुझे पता नहीं है इस प्रकार से। और दूसरी बात, मैंने दर्शन चंद्र से बात की थी तो वो बोले कि मैंने बोला कि क्रिटिकल एडिशंस निकलनी चाहिए हमारे ग्रंथों की। तो वो बोले काम शुरू हुआ है तो मैंने कहा कौन कौन कर रहा है तो मुझे पक्का पता नहीं है लेकिन शायद डोमिनिक यूजास्टिक कर रहा है लंदन में। डोमिनिक यूजास्टिक मेरा साथ था व्याकरण के लिए भागवत ऋषि के साथ
तो मैंने उसको ईमेल भेजा, तो उसने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन करिन क्रिसिंडांस वियतनामी कर रही है। तो फिर मैं यूरोप के दौरे पर था, तो मैं वियतनाम में गया। ये काम देखा उनका, करिन क्रिसिंडांस का पूरा काम देखा, तो ये सब उसके बारे में पता चला। उसके बीच में मैंने सेक्सुअल क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन टेक्स्ट, ये भंडारकर की पब्लिश हुई किताब पढ़ ली थी। तो उसमें मुझे ये क्रिटिकल एडिशन के बारे में कैसा क्या होता है ये बात पता चली। और महाभारत क्रिटिकल एडिशन भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है, उसको 40 बरस लगे। बड़े बड़े विद्वान होते हुए भी इतने बरस लगे, आप कौन उसका प्रयोग कर रहा है मालूम नहीं। महाभारत भी पढ़ते नहीं है मूल रूप से, क्रिटिकल एडिशन पढ़ने की तो बात ही अलग इस प्रकार की है, लेकिन काम हुआ है। इसमें संदेह नहीं है। वैदिक कंकॉर्डेंस, वेद का सभी शब्दों का पदपाठ, पद की सूची, ये भी काम तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ ने दोबारा किया। पहले 2019 में किसी दूसरे जगह ये काम हुआ था, और नहीं, 1999 1990 वगैरह इस प्रकार है, 100 बरस पहले हुआ था। और फिर 2007-8 में या 2004-5 में ये काम आगे किया गया। उसमें जो शब्द शामिल नहीं थे उनका भी ले। वैसे अष्टांग हृदय ग्रंथ का पदकोश जर्मनी में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुआ, रोमन स्क्रिप्ट में है। लोगों को इस सभी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जर्मनी में था, तो मैंने वो किताब देख ली, पदपाठ की, अष्टांग हृदय की इस प्रकार। तो हमें आप्तोपदेश के बारे में भली भांति जानना है, तो मूल पाठ क्या है ये ढूंढकर फिर उसके आधार पर अर्थ बनाना, अर्थ समझ लेना। और सिर्फ वाच्यार्थ ही समझेगा, लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ ये तो और आगे की बातें इस प्रकार की। लेकिन आप्तोपदेश को बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हम ऋषि मुनि नहीं बन सकते। रजस्तमोबदाम निर्मुक्ता ये बात जो है, ये हमारे लिए काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो जिन्होंने इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त किया है और फिर हमें ज्ञान दिया है, उनका महत्व सबसे ज्यादा है। प्रत्यक्ष और अनुमान से अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलतियां हो सकती है। और जो आप्तोपदेश नहीं मानते हैं, हाँ, उनके लिए आर्किमिडीज न्यूटन वगैरह भी आप्त नहीं है। जो उन्होंने बताया वो उस समय में सत्य था, लोगों ने सत्य समझ कर ले लिया होगा। अभी के स्थिति में वो वैसा ही है नहीं है, ये करते रहना चाहिए। और ये सभी समय के लिए यही इस प्रकार का सिलसिला रहे। तो किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे अगर हम आप्तोपदेश नहीं मानते हैं इस प्रकार। तो ये तो बड़ी मूर्खता इस प्रकार की होगी। और शायद अगर ये असत्य है, तो हम असत्य का आधार लेकर ही सत्य की तरफ जा रहे हैं। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि सूर्य उगता है, प्रवास करता है, पश्चिम में डूब जाता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से दिखाई भी देता है वैसे। बाद में पता चलता है कि सूर्य नहीं फिर रहा, घूम रहा, पृथ्वी घूम रही है इस प्रकार से। लेकिन उस बच्चे को अगर हम बताएंगे कि अरे नहीं नहीं, सूरज नहीं घूम रहा, पृथ्वी घूम रही है, तो उसको समझ में कुछ भी नहीं आए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आप तक कौन है, किस प्रकार के है, ये
समझ लेना काफी जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये जो हमारी प्रार्थना है, अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, ये मायना रखती है। ब्रह्मणो ही समारब्धाम, ब्रह्मा से शुरुआत हुई है। आत्रेय देशु पूजिता, आत्रेय वगैरह महर्षि ने जो पूजित है गुरु परंपरा, वो गुरु परंपरा हमें मार्ग दिखाती रहती है और अर्थ बताती रहती है इस प्रकार से। तो ये मूर्खता रहेगी कि आप्तोपदेश प्रमाण है नहीं इस प्रकार का कहने का। वो अहम प्रमाण है, इसीलिए उसको पहले बताया है। और दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, दर्शन का अर्थ अगर दर्शन यानी कि शास्त्र इस प्रकार पे लेंगे तो पहली परीक्षा शास्त्र के मुताबिक होनी चाहिए, आप्तोपदेश के आधार पर होनी चाहिए। और फिर जो स्पर्शन है उसमें बाकी चार इंद्रिय भी समाविष्ट करके लेंगे। और प्रत्यक्ष से, दृष्टि से ये देखना है, गंध से ये सुनना है वगैरह वगैरह, नाक घ्राणेन्द्रिय से ये सुनना है वगैरह, इस प्रकार की बातें होगी। तो शास्त्र दृष्टया परीक्षा होनी चाहिए, ये वेणुमाधव शास्त्री जी का कहना था। अब हर शास्त्र की परीक्षा अलग अलग होगी। हमारे दृष्टि से रोग और रोगी दोनों की परीक्षा होनी है। मॉडर्न मेडिसिन में ज्यादा जो जिक्र किया गया है वह रोग के निदान पर जिक्र किया गया है, रोग की परीक्षा पर जिक्र किया गया है, चाहे पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे रेडियोलॉजिकल वगैरह इस प्रकार की हो। लेकिन रोगी का अग्नि कैसा है, रोगी का बल कैसा है, रोगी का देश कौन सा है वगैरह वगैरह, ये जो सभी बातें हैं उसके बारे में कोई बहस नहीं है। काल कौन सा है, अभी जिस काल में हम चिकित्सा दे रहे हैं वो काल कौन सा है, इसके बारे में भी बहस नहीं है। तो उसमें काफी अधूरापन है आधुनिक वैद्य में। हम कई गुना आगे है उसके, कि हम केवल रोग की परीक्षा नहीं करते, रोगी की परीक्षा करते हैं और रोगी को ट्रीट करते हैं, रोग को ट्रीट नहीं करते। वास्तव में ऐसा रहता है कि आज सभी लोग इतने इन्वेस्टिगेशंस के पीछे पड़ गए हैं कि इन्वेस्टिगेशंस ठीक है तभी हम ठीक है। मुझे क्या लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। अरे नहीं, ये शुगर लेवल हाई है तो मैं ठीक नहीं हूँ, इस प्रकार से। और शुगर लेवल उनके मुताबिक ठीक है, मुझे कुछ तकलीफ हो रही है तो भी मैं मानता हूँ नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, शुगर लेवल तो बराबर है, इस प्रकार से। तो ये सब एक बड़ा षड्यंत्र जैसा है, फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है, और उनके पैरामीटर्स पर ये सब सेट किया गया इस प्रकार का। तो हमें चरक में जो विमास था 8वें अध्याय में स्वास्थ्य के लक्षण बताए गए हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप्तोपदेश कहता है कि तुम्हें भूख अच्छी लगती है, नींद आती है, वैकारिक सपनों का दर्शन नहीं होता है, यथाकाल प्रवृत्ति होती है, मल मूत्र की वगैरह वगैरह, उत्साह है, तो तुम स्वस्थ हो। तो इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं नहीं अगर शुगर नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है तो हम स्वस्थ हैं। तो ये केवल उनका हम अनुकरण कर रहे हैं और हम खुद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हमारे शास्त्र के मुताबिक क्या पैरामीटर्स इस प्रकार के। तो इनको भली भांति समझ लेना और शास्त्र को पढ़ते रहना। आप्तोपदेश जो है वो हमें कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना चाहिए। किसी सूत्र के बारे में किसी पर्टिकुलर वक्त में कुछ अलग बात ध्यान में आएगी, फिर भी ये सिलसिला खत्म होगा ही नहीं। आप जितना पढ़ते रहोगे उतना उसमें से कुछ ना कुछ निकलता ही रहेगा। और दो सूत्रों को इकट्ठा लाकर कुछ अलग इस प्रकार का होता है, वो भी एक अजीब अनुभव इस प्रकार का होता है। क्षीण दोष से व्याधि निर्माण होता है नहीं होता है, इसके बारे में काफी बहस की गई है।
मुझे थर्ड ईयर में ये सवाल आया था प्रश्न पत्र में, और मैंने अंतिमतः एक उत्तर लिखा कि क्षीण दोष से व्याधि होते हैं नहीं होते इसके बारे में निम्नलिखित दो सूत्र काफी समझा देने वाले हैं। पित्ते मंदो नलहा, कि पित्त क्षीण होता है तो अग्नि मंद हो जाता है, रोगा सर्वे भी मंदिर, और मंदाग्नि से सभी प्रकार के रोग निर्माण हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोषक क्षय से सभी प्रकार के व्याधि निर्माण हो सकते हैं। तो ये कनेक्शन कर पाना ये एक अहम मुद्दा है। अर्थ को समझ लेना, अतीतापेक्षा अनागतापेक्षा तंत्र युक्ति से उसको कहाँ दूसरी जगह प्रयोग में लाना है, हेतुअर्थ तंत्र युक्ति से उसे दूसरी जगह पे उपयोग में लाना है, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन इंटरकनेक्शन ऑफ टू सूत्रा ये बहुत अहम मायना इस प्रकार का रखता है, और ये बार बार पढ़ने से ही ये होगा। एक बार पढ़ने से, दो बार पढ़ने से ये नहीं होगा। तो हमें निरंतर विद्यार्थी होना है, और आप्तोपदेश को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। मोहे लेले का एक अनुभव रहा कि वमन के लिए स्नेहपान शुरू करते थे, तो दूसरे तीसरे दिन ही उत्कलेश होने लगता था और फिर स्नेह की उचित मात्रा नहीं दे पाते थे। नहीं, तो वहाँ दो मसाजिस्ट थे केरल के, तो उनसे उन्होंने पूछा कि इसका क्या कारण हो सकता है। उन्होंने जवाब दिया उनको तो मालूम नहीं है, लेकिन ग्रंथ में जरूर उसका जवाब मिलेगा। ये उन्होंने बहुत निर्धार पूर्वक कहा। और फिर स्नेहाध्याय में ही सूत्र मिला, मौसला में तेरा भूरि श्लेष्माण विष्माग्नय स्नेहोचिताश्रिय स्नेह स्थान पूर्वम रुक्षयेत् तथा संस्नेह शोधयेत् एवं स्नेह व्यापन न जाए। ये स्नेह व्यापक है। तो मौसल मेदुर भूरि श्लेष्मा अगर है तो उनको पहले रूक्षण करें और फिर स्नेहपान करवाएं। जब महिलाओं को इस प्रकार से वमन देना, विरेचन देना होता है, तो मैं बताता हूँ कि एक तो रजः प्रवर्तन हो जाना चाहिए। तो रजः प्रवर्तन काल में वैसे भी रुक्ष अन्न खाने के लिए निर्देश। तो मैं बताता हूँ कि ये 3-4 दिन जितने दिन ब्लीडिंग होता है उस समय में रुक्ष खाना खाओ, स्निग्ध कुछ भी लेना नहीं इसमें। और फिर जैसे जो प्रवृत्ति बंद हो जाएगी वैसे स्नेहपान आरंभ करो, और वो 30-40 ml से शुरू करके बढ़ाते जाओ इस प्रकार से। और सम्यक स्निग्ध होने तक करो, और फिर 1 दिन या 3 दिन या 2 दिन रुक कर वमन विरेचन देना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से करो। तो उनको जो विश्वास था कि ग्रंथों में इसका जवाब जरूर मिलेगा, इसके बारे में काफी बहस होती आ रही है। कुछ वैद्य ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि नया कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। ग्रंथों में सभी सब कुछ है। वो भी कितनी बार ग्रंथ पढ़ते हैं मालूम नहीं मुझे, लेकिन निश्चय पूर्वक आग्रह पूर्वक बताते तो है कि ग्रंथों में सभी है, ये कुछ सीखने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। जो बातें बदल गई है वो हमें आधुनिक विज्ञान से ही सीखनी है। जैसे खेती में परिवर्तन आ गया, आमूलाग्र परिवर्तन आ गया, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड इस प्रकार का आहार आने वाला है। तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए। फूड इंडस्ट्री बन गई, इसके बारे में हमें पता नहीं है। और ये जो एपिडेमिक्स पैंडेमिक्स आ रहे हैं, इसमें ये जो सिलसिला चला आ रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको मारने के लिए एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरस वगैरह इस प्रकार के हैं, उनको बल मिल रहा है, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और इसके लिए ये समस्या इतनी बढ़ गई है। तो वैसे देखा जाए तो स्नेह वर्जित करना है कि
तेल और घी ये जो है वो बंद करना है। हम बताते रहते हैं ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मूंग की दाल बगैर तड़का या सब्जियां भी बदल तड़का इस प्रकार से दे देंगे, छाछ ले लेंगे तो घृतव्यापत्ति नाशवन इस प्रकार का बताया है। वो तक्रारिष्ट खलोद्धार एवं क्षामापकोदर्भम इस प्रकार का ग्रंथों में निर्देश है। अतिस्नेह या स्नेहाजीर्ण, स्नेह व्यापक होने पर क्या करने के लिए, तो उन सभी का प्रयोग जो अभी मिलेट्स का जिक्र चल रहा है वो शायद बता सकते हैं कि वो ले ले, लेकिन रूखा खाना इस प्रकार के खाए तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि सभी सवालों के जवाब ग्रंथों में से नहीं मिलेंगे, हमें कॉन्टेम्पररी जो भी साइंसेस चल रही उनके बारे में सोचना ही है। अभी चीन में प्रयोग चल रहे हैं, मैंने सुना कि माउस का टिश्यू कल्चर उन्होंने आरंभ किया है। अब रियल माउस रहेगा ही नहीं अगर ये होता है, तो एक बार माउस निकाल लेंगे, उसका टिश्यू कल्चर करके उसको प्रोड्यूस करते रहेंगे, वही बेचते रहेंगे। इसके नतीजे आगे क्या आएंगे इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो अच्छा लगता है, अरे ठीक है, हिंसा भी नहीं है इसमें और सस्ता है, कहीं भी जब चाहे तो प्रोड्यूस कर सकते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अरे पालने पोसने का जो खर्चा है, चाहे बकरी हो चाहे कुक्कुट हो वगैरह वगैरह, वो भी नहीं है, तो लोगों को अच्छा लगेगा ये शुरू में तो, इसके बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा। बाद में जब दुष्परिणाम निकलेंगे तो पता चलेगा अरे ये तो मूर्खता थी, हम नेचर से हम अलग इस प्रकार। आहार में टेक्नोलॉजी का प्रयोग यही मूर्खता है। आहार तो कम से कम ट्रेडिशनल ही होना है। हवाई जहाज, विमान वगैरह इनके बारे में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे या इस प्रकार के कृत्रिम पदार्थों का प्रयोग करेंगे, वह अलग चीज इस प्रकार की है। लेकिन आहार में अगर हम परिवर्तन इस प्रकार से लाएंगे तो ये बड़ी मुसीबत की बात होगी, और बहुत सारे विक्टिम होने के बाद पता चलेगा कि इसके कारण ये हुआ है। तो मैं थोड़ा मॉडेस्ट दृष्टिकोण रखता हूँ कि हमें मूल ग्रंथों को तो छोड़ना ही नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या कर रहा है इसके बारे में भी हमें सजग होना बहुत जरूरी है, जानकारी होनी जरूरी है। अभी मोबाइल टावर के जरिए कैंसर हो रहा है, ये हमारे ध्यान में बात कभी नहीं आई अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम समझ नहीं पाए। रूखा खाने से क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है इस दौरान? ये शायद थोड़ा सा वात का प्रकोप का होता है, वैसे रूखे खाने से भी वात का प्रकोप भी होता है, लेकिन ये उपस्तंभित वात इस प्रकार का रहेगा। और अभी बहुत सारे लोगों को, औरतों को डिस्मेनोरिया होता है, और ऐसा समझकर चलते हैं कि उसका कोई उपाय ही नहीं है, ये तो नेचुरल जैसा है, होता ही रहता है। तो ये तो मूर्खता है। कि डिस्मेनोरिया, कष्टार्थ, ये नैसर्गिक नहीं है, ये तो बीमारी ही है, उसमें संदेह नहीं है। फिर हमारे हिसाब से वातला योनि व्यापक वगैरह वगैरह ऐसा कुछ देखकर करना चाहिए। इसमें एक बात हो सकती है कि जो परिवर्तन रजस्वला परिचर्या में आए हैं वो इस प्रकार की बीमारियों के कारण है क्या, चाहे इस प्रकार का डिस्मेनोरिया हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, या एडिनोमाइसिस हो, या और कुछ हो इस प्रकार की इनफर्टिलिटी, तो कम से कम जो बीएमएस होकर आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं इन महिलाओं को तो एक साथ में आकर इसके बारे में बहस कहीं नहीं करनी चाहिए।
और ग्रंथों में जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करना आरंभ करना चाहिए। जब तक खुद नहीं करेंगे तब दूसरों को नहीं बता सकेंगे। और शायद इनके बारे में कुछ सुझाव इस महिला वर्ग से, महिला वैद्य वर्ग से आ सकते हैं। अगर ठोस सबूतों के साथ ये सिद्ध करते हैं तो बड़ा काम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर होगा। तो अभी सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में भी काफी चर्चाएं चल रही है। पर्यावरणवादी उसके बारे में बोल रहे हैं। ये एक अलग दृष्टिकोण है पर्यावरण का इस प्रकार। लेकिन जो पुरानी मेथड थी वस्त्र का प्रयोग करते थे वही वापस लाना है प्रचलन में इस प्रकार से। वो निसर्ग की हानि नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी ये ज्यादा आसान है, फेंक देना आसान है, उसके क्या होना है विनाश इसके बारे में मुझे कोई जानने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरल है तो ये निर्बंध क्यों करने हैं? ये तो निसर्ग की देन है और इसलिए ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का एक मत प्रवाह जो आधुनिक स्त्री है वो बता रही है। यहाँ भी आपतोपदेश का महत्व आता है कि ग्रंथकारों ने अगर इस प्रकार से लिखा है, रजस्वला परिचर्या के बारे में लिखा है, तो आपतोपदेश के अनुसार हमें उसका पालन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है, हम बाकी पे आपतोपदेश पालते नहीं है, ब्राह्मण मुहूर्त प्रतिष्ठित से लेकर से, तो इसके बारे में कौन नहीं करेगा। तो आपतोपदेश का महत्व अगर समझेंगे तभी इन्हीं चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा विचार करने लगेंगे। तो मैं मानता हूं कि किसी के भी लिए आप्तों ने क्या लिखा है ये पहले देखें। जैसे कि अभी पिछले अध्याय में सूत्र गया कि अनुबंध रूप से जो अशुभ कर्म करने वाला है वो भी नहीं करना, लेकिन उसके लिए अनुबंध में क्या हो सकता है इसके बारे में तो कम से कम सोचना है। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसके बारे में कम से कम तो सोचना है। और जब यह अनुभूति हो जाती है कि नहीं, इससे बहुत नुकसान हुआ है, आरोग्य का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, जमीन का नुकसान हुआ है, पानी का नुकसान हुआ है वगैरह वगैरह, तो उस समय तो उसको टालने की बात होनी चाहिए, उसको दूर करने की बात होनी चाहिए। लेकिन फिर भी स्वार्थ बड़ी अद्भुत चीज है कि मुझे इसमें स्वार्थ है, मुझे इसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं यही करता रहूंगा। अगर ऐसी नौबत आती है कि इस पे पैसे नहीं मिलेंगे तो भी मैं सोचूंगा, तब तक जो नुकसान होना है वो होने दो। कितने भी लोग कैंसर के मरीज होने हैं होने दो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मूर्खता है। इसलिए मैं मानता हूं कि आपतोपदेश ये बहुत अहम इस प्रकार का प्रमाण है। और हमारा भाग्य है कि ऋषि मुनि ने हमारे लिए आयुर्वेद, योग इस प्रकार के शास्त्र लिखे रखे हैं, या अर्थनीति है, राजनीति है। तो ये भारतीयों का सौभाग्य है। वो केवल भारतीय लोगों के लिए उपयोगी है ऐसा नहीं है, वो तो पूरे विश्व भर के लिए उपयोगी है। और केवल मनुष्य प्राणी को ही नहीं, बाकी सभी प्राणी पक्षी पेड़ पौधे इनको भी उपयुक्त है, उसमें संदेह नहीं है। और चिरंतन शाश्वत सत्य है कि पहले जमाने में था अब नहीं है वगैरह, ऐसी स्थिति नहीं है। किसी भी समय में किसी भी देश में ये उपयुक्त इस प्रकार के हैं। तो हमें इन उपकारों का स्मरण रखना चाहिए कि ऋषि मुनि उनके हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार है, केवल हमारे ऊपर नहीं पूरी मानव जाति पर, पूरी विश्व पर उपकार है। और हमें कम से कम वो समझ तो लेना चाहिए कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है,
और कैसे उसका प्रयोग करना है। अगर हम मूर्खता से कहेंगे कि ये ग्रंथों में लिखा है, इसमें अर्थवाद भी है और बढ़ा चढ़ा कर बड़ा बातें की गई है, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, उसको ऊपर विश्वास रखने का। मीमांसा में अर्थवाद का विषय आता है। तो अगर मान भी लेते हैं अर्थवाद है भी, तो भी उसका मूल समझना ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मूल ग्रंथों को पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे इस प्रकार से। अगर गुरुमुख से सुनते हैं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें गुरु के अनुभव या गुरु का ज्ञान वो भी समाविष्ट हो जाता है। लेकिन एक न दिन हमारे भी छात्र हो गए, तुम सभी लोगों के छात्र हो गए, उनको तुम्हें पढ़ाना है और ये परंपरा चालू रहती है, ब्रह्मा से आरंभ करके अस्मदाचार्य पर्यंत इस प्रकार की परंपरा है। ये सूत्र भी बहुत अच्छा लिखा गया है, जो प्रार्थना है ये बहुत मंगल आचरण किया है, बहुत अच्छा है, अद्भुत है कि किसी भी समय में किसी भी गुरु के लिए ये लागू, इस प्रकार के किसी भी गुरु परंपरा के लिए ये लागू है। तो हमें इन सभी के बारे में सजग होना है। एक तो पढ़ते रहना है, मूल संस्कृत पढ़ते रहना है, अर्थ समझने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करनी है और छात्रों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हाँ इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से इसका अर्थ करो और इस प्रकार से आगे बढ़ो, इस प्रकार से। तो आप्तोपदेश प्रमाण नहीं है, ये बात कभी भी ध्यान में नहीं रखना, ये सबसे अहम प्रमाण है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलेष्यामः।